हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट वन। अपन ने पिछली क्लास में नॉर्मल आरबीसी के बारे में पढ़ा था कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, आरबीसी का साइज कैसा होता है और जो आरबीसी है उसकी नॉर्मल प्रोफाइल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, उसकी वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा था, अपने रोलेक्स फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। आज की क्लास में जो अपन पढ़ते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट अपन करते हैं स्टार्ट लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी से। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आपको ये तो पता है, अपन को जैसा कि पता है कि आरबीसी एक नॉन न्यूक्लियस, आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो इसमें कोई सेल डिवीजन भी नहीं होता। आरबीसी के अंदर सेल डिवीजन भी नहीं पाया जाता है। बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन नहीं पाया जाता, आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो क्या होता है कि एक नॉर्मल टाइम के बाद आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो वीक होने लग जाती है, वो फ्रेजाइल होने लग जाती है। फिर वो जैसे स्प्लिन में जाती है, पूरा डिस्ट्रक्शन अपन पढ़ेंगे, वो स्प्लिन में जाएगी और स्प्लिन इस चीज को असेस कर लेगा कि अब आरबीसी काम वाली नहीं रही है, अब ये बहुत कमजोर हो चुकी है और वो उसको डिस्ट्रक्ट कर देगी, वो उसका डिस्ट्रॉय कर देती है और नई आरबीसी बनती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि पर सेकंड 2 मिलियन आरबीसी का सिंथेसिस होता है रेड बोन मैरो में, है ना। तो अपन देखते हैं कि नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, वैसे वेरी करता है, लेकिन एक नॉर्मल कितना होता है वो अपन देखते हैं। ओके, अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो आपके फीटस होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, फीटस का देखते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे न्यूबॉर्न में कितना होता है। फिर अपन देखते हैं कि जो इन्फेंट होते हैं उनमें कितना होता है, ये इन्फेंट और चिल्ड्रन का ना। और लास्ट अपन देखेंगे कि अडल्ट में कितना होता है। ठीक है। तो जो फीटस होता है उसमें जो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है वो 60 टू 80 डेज का होता है। कितना होता है? 60 टू 80 डेज का होता है। लेकिन न्यूबॉर्न में ये हो जाता है 80 टू 90 डेज का हो जाता है। इन्फेंट में ये हो जाता है 90 टू 100 डेज का, सॉरी, इसमें ये हो जाता है आपका 100 टू 120 डेज, 100 टू 120 डेज का हो जाता है। और अडल्ट में ये वन ऑफ द फिक्स है 120 डेज। कितना है? ऑलमोस्ट अबाउट 120 डेज होता है। कुछ डिजीज भी देख लेते हैं अपन, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में जो होता है आरबीसी का लाइफ स्पान 10 टू 20 डेज का होता है। ठीक है। जबकि थैलेसीमिया जो बीमारी होती है, थैलेसीमिया, उसमें जो आरबीसी होती है वो होता है आपका 20 टू 30 डेज का। तो इन सब का आपको नॉर्मल लाइफ स्पान यदि आपसे कोई एक पूछे तो याद रखना 120 डेज। लेकिन स्पेशल कंडीशन देके आपसे पूछ लिया जाता है, स्पेशल कि फीटस में कितना होता है, न्यूबॉर्न में कितना होता है, इन्फेंट में कितना होता है, तो वो आपको याद रखना है। एक बार ये सिकल सेल एनीमिया का शायद किसी एग्जाम में मुझे याद है पूछा गया था, सिकल सेल एनीमिया का पूछा गया था, थैलेसीमिया का अभी तक नहीं पूछा गया है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? तो नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी अपन ने देख लिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं एरिथ्रोपोइसिस। हेडिंग डालो, सॉरी, एरिथ्रोपोइसिस ऑफ, सॉरी, एरिथ्रोपोइसिस। आप सब जानते हो एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। यदि अपन इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन होना ही क्या होता है, क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोइसिस। अपन ने जैसे नॉर्मल स्टार्टिंग में देखा था, एक स्टेम सेल से माइलोसाइट बनती है, माइलोसाइट से प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनता है और उस प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से क्या बनती है? आरबीसी बनती है। ये नॉर्मल देखा था। अपन अब स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है एक स्टेम सेल होती है, रेड बोन मैरो में एक स्टेम सेल पाई जाती है, जो मैंने बताया था 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, प्लूरिपोटेंट, टोटोपोटेंसी और आपके मल्टीपोटेंटी। तो ब्लड के लिए जो स्पेशल, ऐसे तो मल्टीपोटेंट लिखना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लूरिपोटेंट लिख रखा है, तो अपन कहते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। क्या है ये? आप इसके स्टेम सेल का नाम लिख लो। आपको मैंने बताया था, स्टेम सेल का नाम भी बताया था मैंने आपको,
हीमोसाइटोब्लास्ट। क्या होता है? हीमोसाइटोब्लास्ट, है ना? या इसको बोला जाता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीमोपोएटिक स्टेम सेल भी इसको बोला जाता है, HSC। कई जगह लिखा होता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। समझना इस पॉइंट को, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहाँ में पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है? रेड बोन मैरो में। ठीक है, इससे क्या बनता है? इससे आपका बनेगा माइलोइड प्रोजिनेटर सेल। क्या बनता है? माइलोइड प्रोजिनेटर सेल, माइलोइड बनती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद बनता है आपके, अभी माइलोइड से भी काफी सारी मोनोब्लास्ट अलग बनती है। ठीक है, माइलोब्लास्ट अलग बनती है, मोनोब्लास्ट अलग बनती है, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट अलग बनती है, मेगा कैरियोसाइट अलग बनती है। लेकिन अभी भी इसको कहीं ये फिक्स नहीं पता कि हम आरबीसी बनाएंगे। लेकिन उसके बाद में अब ये बनेगी, वो कौन सी बनेगी? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। अब अपन को पता लग जाएगा कि अब ये डब्ल्यूबीसी बनेगी, ना ही इससे प्लेटलेट बनेगी, इससे ओनली क्या बनेगी? आरबीसी बनेगी, फर्स्ट कमिटेड सेल फॉर आरबीसी। अब आरबीसी बनेगी फर्स्ट कमिटेड सेल ऑफ आरबीसी। ठीक है, उसके बाद प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट हो गया, फिर बनेगा एक बार मैं सबके नाम लिख देता हूं। बेसोफिलिक इरिथ्रोसाइट, सॉरी बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट बनता है। उसके बाद पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट बनता है। यदि अपन इसके बाद चलते हैं पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट के बाद, तो फिर आपके बनता है ऑर्थो या ऑर्थोपेडिक, सॉरी ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद में बनता है रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट के बाद में बनता है एरिथ्रोसाइट। अब अपन इनका एक एक के मीनिंग समझते हैं, क्या क्या होता है। अब एक एक के मीनिंग समझेंगे, बट अब सुनो। सबसे पहले हीमोसाइटोब्लास्ट बना, जो क्या होता है? हीमोपोएटिक स्टेम सेल होता है। क्या होता है? हीमोपोएटिक स्टेम सेल होता है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है कि इससे कैसी भी सेल आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो पहली कमी, मतलब जो फर्स्ट सेल बनती है, वो बनती है माइलोइड प्रोजिनेटर सेल। अभी भी ये एक तरह से स्टेम सेल ही होती है, काफी तरह से डब्ल्यूबीसी बन सकती है, इससे माइलोइड से डब्ल्यूबीसी बन सकती है, बस लिम्फोइड सेल नहीं बन सकती। ठीक है, उसके बाद पहली सेल आती है, होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, है ना? अब प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, इसी वो समझना। देखो, नॉर्मल प्री इरिथ्रोब्लास्ट पहली सेल है जो अब प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बन गई कि अब इससे आरबीसी बनेगी। लेकिन इसमें अभी तक एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लार्ज न्यूक्लियस, काफी सारे सेल ऑर्गेनिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में सेल ऑर्गेनिल में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम प्रोटीन की वजह से जो इसका कलर होता है ना, वो ब्लू कलर होता है। क्या होता है? ब्लू कलर होता है। इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो नॉर्मल सेल है अभी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, साइज भी बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज। इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज वाली सेल होती है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है। तो ये सेल तो अपने काम की है नहीं। फिर इसका डेवलपमेंट होता है बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट में। किसमें होता है? बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट में। ठीक है, बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है कि न्यूक्लियस डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस स्टार्ट
डिसअपेयर। अब न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन बनने लग जाता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से थोड़ा रेड कलर आने लग जाता है, ठीक है। साथ में राइबोसोम भी है, ये भी क्या होने लगते हैं, डिसअपेयर होने लगते हैं, ठीक है। और साइज भी क्या होने लगता है, छोटा होने लग जाता है। फिर पॉलीक्रोमेटिक में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम की तरह, राइबोसोम की वजह से तो ब्लू कलर आ रहा था, और हीमोग्लोबिन की वजह से पिंक या रेड कलर आ रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे कलर मिक्स हो गया, इसलिए इसको बोला पॉलीक्रोमेटिक, है ना। अभी साइज है वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। न्यूक्लियस है वो भी डिसअपेयर हो रहा है। उसके बाद आता है कौन सा, ऑर्थोक्रोमेटिक। ऑर्थोक्रोमेटिक में क्या होता है कि पिंक कलर का हो जाता है, आपकी जो आरबीसी है वो ऑलमोस्ट पिंक कलर की आरबीसी हमको देखने को मिलती है, पिंक कलर की आरबीसी हमको देखने को मिलती है। ओके, हमको इसमें बिल्कुल पिंक कलर की आरबीसी देखने को मिलती है। क्लियर हुई ये बात, बिल्कुल पिंक कलर की, क्योंकि अब इसमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई है, इंक्रीज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, तो इसको ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। ऑलमोस्ट न्यूक्लियस डिसअपेयर हो सकता है, साइज भी छोटा हो चुका है। और उसके बाद आता है रेटिकुलोसाइट। क्या आता है, रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट में क्या होने वाला है, ये इसको अपन बोलते हैं इमैच्योर आरबीसी। क्या बोलते हैं, इमैच्योर आरबीसी, इसको बोला जाता है इमैच्योर आरबीसी बोला जाता है। इसको, रेटिकुलोसाइट को। और इससे बाद में क्या बनता है, इसके जैसे रेटिकुलोसाइट बन गया तो 1 से 2 दिन बाद क्या बन जाएगा, आपका इरिथ्रोसाइट बन जाता है, ठीक है। तो वैसे आपको ये सारे स्टेप याद करने में बहुत जोर आएगा, एक दो बार आप खुद करना। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ पूरे स्टेप्स की। एक ट्रिक होती है पिट बाइट, ऐसे होता है ना, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेट्राबाइट। तो टेट्राबाइट के बाद आता है पिट बाइट, है ना। पिट बाइट 4 से आप ये याद कर सकते हो, पिट बाइट 4 से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो 2 सेल होती है, तो स्टेम सेल, फिर माइलोइड स्टेम सेल आ जाती है। उसके बाद पी से, ठीक है, याद रखना, पी से तो आपके क्या बन जाता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बन जाता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। पी से आपको बन जाएगा, तो पी से आपको बन जाता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बन जाता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। बी से बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। फिर पी से आता है पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट। ओ से आ जाता है ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट। आर से रेटिकुलोसाइट। क्या बन जाता है, रेटिकुलोसाइट बन जाता है। और ई से इरिथ्रोसाइट बन जाता है। क्लियर, होता क्या है, धीरे धीरे शुरू में यहाँ पे बहुत बड़ी साइज है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में, आरबीसी का साइज भी बहुत बड़ा है, इसमें सेल ऑर्गेनेल भी है, ब्लू कलर का आरबीसी होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता। जबकि यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है कि इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल खत्म हो जाते हैं। अब आरबीसी का कलर में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। याद रखना, रेटिकुलोसाइट को क्या बोलते हैं, इमैच्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमैच्योर आरबीसी। क्या बोलते हैं, इमैच्योर आरबीसी। तो मैंने ये भी बताया कि सबसे पहले प्रो, अब एक पॉइंट बताता हूं मैं कि जो पूरा जो प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है इरिथ्रोपोइसिस में, वो लगता है 5 से 7 दिन का। कितना लगता है, 5 से 7 दिन का प्रोसेस में पूरे में टाइम लगता है, ठीक है। कितना लगता है, 5 से 7 दिन का। कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में होता है ये पूरा। कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। और ऐसा भी बताया जाता है कि 2 मिलियन आरबीसी पर सेकंड यहाँ पे क्या होती है, फॉर्म होती है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। हुआ क्या था, मैंने ये भी बता दिया कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में बहुत लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे लार्ज साइज की होती है, सेल ऑर्गेनेल होते हैं, राइबोसोम की वजह से ब्लू कलर आता है, ठीक है। बेसोफिलिक में क्या होता है, न्यूक्लियस धीरे धीरे छोटा होने लगता है, साइज छोटे होने लगती है, हीमोग्लोबिन आने लगता है, अपेयर होना स्टार्ट करता है, और राइबोसोम डिसअपेयर होना स्टार्ट करने लगता है।
पॉलीक्रोमेटिक में क्या होता है कि राइबोसोम की वजह से तो ब्लू कलर का और हीमोग्लोबिन की वजह से पिंक कलर का, तो दोनों कलर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऑर्थोक्रोमेटिक में क्या होता है कि अब एक ही कलर हो जाता है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से ओनली पिंक कलर आ जाता है। रेटिकुलोसाइट में क्या होता है कि इमैच्योर आरबीसी होता है, मतलब रेटिकुलोसाइट बन जाती है, मतलब कि बोन मैरो आपका आरबीसी तो बना रहा है। इसलिए आपको मैं बताऊं रेटिकुलोसाइट काउंट भी कराया जाता है ना, एक टेस्ट होता है, आपको मैं बता देता हूँ। रेटिकुलोसाइट काउंट एक टेस्ट भी होता है। क्या होता है? रेटिकुलोसाइट काउंट भी कराया जाता है ना। जो नॉर्मल अडल्ट होते हैं, उसमें इसकी वैल्यू 0.5 से 2% तक पाई जाती है, लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं, बालक होते हैं या इन्फेंट होते हैं, उसमें ये वैल्यू 2 to 6% तक होती है। इसका मतलब ये है कि आपका बोन मैरो तो आरबीसी बना रहा है, लेकिन उसके मैच्योरेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। ठीक है, उसके मैच्योरेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। अब जो एक पॉइंट और ध्यान देना कि जो अपन कह रहे हैं कि इसका मैच्योरेशन की बात कर रहे हैं, कि मैच्योरेशन जो अपन ने बात करी कि मैच्योरेशन की, तो मैच्योरेशन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट की नीड होती है। यदि अपन इस चीज को देखें कौन कौन से न्यूट्रिएंट की नीड होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 3 न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी होते हैं। एक होता है आयरन, ठीक है। दूसरा होता है आपके विटामिन B12 और थर्ड होता है विटामिन B9, जिसको अपन बोलते हैं फोलिक एसिड। तो इनकी बहुत जरूरत होती है अपन को ना, फोलिक एसिड। तो इनकी अपन को बहुत जरूरत होती है हीमोपोइसिस के लिए। क्लियर? किस किस की? आयरन की, विटामिन B12 की और विटामिन B9 की। ठीक है, क्या जरूरत होती है ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि एक होता है रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट से क्या बनता है आपका? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसमें मैंने ये बताया था कि रेटिकुलोसाइट क्या होता है? इमैच्योर होती है, जबकि इरिथ्रोसाइट मैच्योर होती है। तो इसको मैच्योर इरिथ्रोसाइट से, जो रेटिकुलोसाइट से इरिथ्रोसाइट बनाते हैं, मैच्योर करते हैं, उसमें हमको इन न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। क्या क्या न्यूट्रिएंट क्या क्या काम आते हैं, तो सुनो। देखो, सबसे पहले आयरन की बात करते हैं। आयरन Fe+2 फॉर्म वाला होता है। इसका काम होता है हीमोग्लोबिन को सिंथेसिस करना, हीमोग्लोबिन को बनाना। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें मेनली क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। यदि आपके पास इनफ अमाउंट में आयरन होता है तो आपके पास हीमोग्लोबिन भी, यदि हीमोग्लोबिन भी होता है इन मतलब सफिशिएंट अमाउंट में होगा। यदि इनफ अमाउंट में आपके पास आयरन होगा तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा बनेगा। यदि किसी के पास आयरन की डेफिशिएंसी है, यदि किसी इंसान को आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी क्या होगा? कम होगा। मतलब कि कलर पूरा नहीं आएगा ना। हीमोग्लोबिन का काम होता है आरबीसी में कलर देना, है ना। मैं दोबारा लिख देता हूँ कि जो हीमोग्लोबिन का काम है वो कलर देना है। ठीक है, तो सफिशिएंट कलर हमको नहीं मिलेगा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो साइज भी छोटा होगा। ठीक है, सॉरी, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो सॉरी, अब इतना याद रखो कि उसका कलर छोटा होगा, मतलब कलर बहुत फीका होगा, इतनी लाल कलर की नहीं होगी। और हीमोग्लोबिन ही नहीं है, मतलब कि आरबीसी के अंदर कुछ है ही नहीं, तो आरबीसी का साइज भी छोटा हो जाएगा, मतलब कि हाइपो या हाइपो नहीं, माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक मतलब कि हाइपोक्रोमिक होगा, कलर कम होगा, हीमोग्लोबिन नहीं है, और माइक्रोसाइटिक होगा क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं, तो आरबीसी इतनी बड़ी होगी क्या करेगी? बहुत छोटी आरबीसी होगा। बल्कि हम इसका जो एम साइटिक एमसीवी कराएंगे तो 80 से भी कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्रोमिक को देखने के लिए हम क्या कराते हैं? एमसीएच कराते हैं, उसकी वैल्यू 27 से भी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया था कि वैल्यू सारी याद करना। तो यदि ये दोनों वैल्यू एमसीएच भी कम देखने को मिलता है, एमसीबी भी कम देखने को मिलता है, तो आप समझ जाना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है पेशेंट को। और अब हम देखेंगे कि उसको कितना सीवियर है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। यदि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, यदि हमको देखने को मिलता है, देखो एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ना, उसका क्लासिफिकेशन भी है। कब बोलते हैं? अब मैं सोच रहा हूँ अभी क्यों बताऊं, बाद में बता दूंगा, टाइम वेस्ट होगा, है ना।
बाद में एनीमिया को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं आयरन पढ़ा, एक तो ये। दूसरा अपन काम आता है विटामिन B12 और विटामिन B9। इनका काम क्या होता है सुनो। विटामिन B12 और विटामिन B9 का काम होता है डीएनए सिंथेसिस करने का। और डीएनए का क्या काम आ गया यहाँ पे, डीएनए का काम है कि जो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं ना, कि प्रोइथ्रोब्लास्ट से बेसोफिलिक बना, बेसोफिलिक से पॉलीक्रोमेटिक, तो ये जो डेवलपमेंट है डीएनए होगा जब भी ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि जहां तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हो तो सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन का सारा काम, डेवलपमेंट करने का सारा काम है वो किसका होता है, B12 और B9 का। यदि ये दोनों ही नहीं होंगे तो ये डेवलपमेंट नहीं होगा। और साइज क्या हो रहा है, सबसे पहले सबसे बड़ी साइज थी, फिर आरबीसी छोटी होती जा रही है। यदि विटामिन B12 विटामिन B9 नहीं होगा तो आरबीसी का साइज जो छोटा हो रहा था ना वो नहीं होगा, आरबीसी बड़ी साइज होगी। लार्ज साइज आरबीसी हमको देखने को मिलेगी, लार्ज साइज आरबीसी हमको देखने को मिलती है। तो हम जब भी कहते हैं कि यदि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किसी इंसान को, तो क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आरबीसी का डेवलपमेंट नहीं होगा, वो पेरियोडोब्लास्ट से जो बेसोफिलिक बन रहा है ये डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो मतलब कि आपके आरबीसी लार्ज साइज की देखने को मिलेगी, लार्ज साइज आरबीसी हमको देखने को मिलेगी। देखिए हीमोग्लोबिन यदि उसमें आयरन सफिशिएंट अमाउंट में है तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। लार्ज साइज को अपन क्या बोलते हैं कि हमको मैक्रोसाइटिक आरबीसी होगी। जबकि कलर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो उसमें कलर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी, ठीक है। और ऐसा जब लार्ज साइज हो लेकिन उसका मतलब कि एमसीबी तो उसका क्या हो, यदि उसका एमसीबी तो बढ़ा हुआ आएगा 100 से भी, और जो एमसीएच है वो आपका नॉर्मल आएगा 27 से 32 के बीच में, ठीक है। ये 27 से 32 के बीच में आएगा। तो ऐसे एनीमिया को अपन आगे जाके बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे, आगे अपन पढ़ेंगे इसको। ऐसे जब विटामिन B9 की कमी होती है तो क्या होता है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, यदि फोलिक एसिड नहीं है तो याद रखना कि फोलिक एसिड नहीं है तो भी साइज बड़ी देखने को मिलेगी, बल्कि एक तो मैक्रोसाइटिक देखने को मिलेगा, मैक्रोसाइटिक आरबीसी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका काम भी तो साइज छोटे करने का है, डेवलपमेंट करने का है। दूसरा देखो, जब फोलिक एसिड है ना वो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। यदि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस भी कम देखने को मिलेगा। उसको अपन कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो हम कह सकते हैं हाइपोक्रोमिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम रिपोर्ट में देखते हैं कि यदि इंसान का एमसीबी तो यहाँ पे बड़ा हो और एमसीएच घटा हो तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को कौन से टाइप का एनीमिया है, विटामिन B9 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी वाला एनीमिया है, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं तरह तरह के एनीमिया हमको देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। जबकि आयरन डेफिशिएंसी में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक देखने को मिलता है। ओवरऑल अपन बताएं कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट है वो कलर को डिपेंड करता है, और सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है, एमसीएच की वैल्यू पे। जबकि जो B12 है या B9 है इनकी डेफिशिएंसी साइज को इफेक्ट करती है। यदि ये कम है तो साइज बड़ा रहेगा, मतलब कि एमसीबी को देखा जाता है, क्लियर। जब एनीमिया पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में देखेंगे, अभी इनकी इतना नीड नहीं है, ठीक है। रेटिकुलोसाइट काउंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो बालकों में रेटिकुलोसाइट काउंट किसी का बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यदि हमने एक एनीमिया देखा जिसमें आरबीसी का काउंट कम है, जिसमें आरबीसी का काउंट कम है, ठीक है, तो हमने वहां पे क्या कराया, रेटिकुलोसाइट करा लिया उसका, कि रेटिकुलोसाइट कराओ, और रेटिकुलोसाइट इंक्रीज आया। इसका मतलब ये होता है कि आरबीसी का स्टेम सेल इनमें कोई दिक्कत नहीं है, रेड बोन मैरो में कोई दिक्कत नहीं है, वो इरिथ्रोपोइसिस के जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मैच्योरेशन नहीं हो रहा, डिफेक्ट इन मैच्योरेशन, कि हमको मैच्योरेशन नहीं हो रहा, आरबीसी मैच्योर नहीं हो रही, उसको न्यूट्रिएंट हम अच्छी तरह देंगे, ठीक है, उसको हम अच्छे से न्यूट्रिएंट देंगे। तो रेटिकुलोसाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। नॉर्मल वैल्यू 0.5 से 2 तक होती है।
जो इन्फेंट होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, उनमें ये वैल्यू 2 to 6% तक भी जा सकती है ना? क्लियर? अब एक चीज और देखना कि जो इरिथ्रोपोइसिस है, जो प्रोसेस है इरिथ्रोपोइसिस, इसको कौन मेंटेन करता है, कौन इसको रेगुलेट करता है? तो ये बात भी याद रखना कि इरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेशन कौन करता है, ठीक है? तो इसको रेगुलेशन करने के लिए आपके पास एक हार्मोन पाया जाता है इरिथ्रोपोइटिन। कौन सा पाया जाता है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है। वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, वो इरिथ्रोपोइसिस को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये हार्मोन आपके किडनी में पाया जाता है। देखो, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा, जब हाइपोक्सिया क्रिएट होगा, हाइपोक्सिया या हाइपोक्सेमिया, यदि ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है तो उसको हाइपोक्सेमिया बोलते हैं, टिश्यू में ऑक्सीजन कम होता है उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। यदि हाइपोक्सिया हाइपोक्सेमिया वाली कंडीशन है और आपकी किडनी तक ये ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम था वो गया, तो आपका किडनी में जो ये सेल जो इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करती है, उनको लगता है कि आपके पास ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो वो सेल इरिथ्रोपोइटिन या ईपीओ हार्मोन को क्या करने लगती है? रिलीज करती है। और वो ईपीओ हार्मोन आपकी जो स्टेम सेल है उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, उसको सिग्नल देता है कि हमारे पास आरबीसी कम है, ऑक्सीजन कम है, हमको और आरबीसी का प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, वो इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। कहां से सीक्रेट होता है? किडनी से ये क्या होता है? सीक्रेट होता है। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट अपन एक पॉइंट और अपनी बुक में जो लिखा हुआ है वो ये है कि जो विटामिन B12 के बारे में लिख रखा है, ऐसे अपन बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अपनी बुक में लिख रखा है विटामिन B12 होता है ना, वो एब्जॉर्ब होता है अपने कहां से? इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके जो लास्ट पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं इलियम टर्मिनलिस, इलियम टर्मिनलिस होता है, वहां से ये क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है इसका, ठीक है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहां होता है? इलियम में होता है। ये यहाँ से कहा जाती है? ये यहाँ से जाके आपके लिवर में जाके स्टोर होता है। कहाँ पे? लिवर में जाके स्टोर होता है। और ये इतने, इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 200 से 900 नैनोग्राम पाया जाता है, नैनोग्राम पर डीएल होता है, नैनोग्राम पर डीएल होता है और लिवर में स्टोर होता है। और यदि एक बार ये लिवर में जाके स्टोर हो गया ना, तो 3 से 5 साल तक ये स्टोर रह सकता है। आप यदि 3 से 5 साल तक बिल्कुल विटामिन B12 नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसका लेवल आपके लिवर में स्टोर है तो, है ना? तो इसलिए 3 से 4-5 साल तक आपके लिवर में स्टोर रहता है, कोई इश्यू नहीं होता है। इसके बारे में आपकी अपनी बुक में लिख रखा है कि इसका स्टोर है वो लिवर में होता है, काफी साल के लिए इसका स्टोर होता है। नॉर्मल वैल्यू इसकी 200 200 से 900 नैनोग्राम होता है, पिकोग्राम होता है, मेरे आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन सॉरी पिकोग्राम होता है शायद। एक बार बुक से जरूर देख लेना या मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। वैसे इसका सिंथेसिस कैसे होता है, यदि मैं बताऊंगा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से कोई वो एनीमिया होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं परनीशियस एनीमिया, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? परनीशियस एनीमिया बोलते हैं। आगे जाके अपन डिटेल में देखेंगे, अभी इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपनी बुक में इतना नहीं दे रखा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपन पढ़ लेते हैं। आप अपनी बुक को पढ़ना, आप रोज एंड विल्सन को पढ़ोगे, आपको बहुत काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये अपन ने यहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस को कंप्लीट पढ़ा।